नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय संविधान की दूसरी क्लास के अंदर। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमने सेटलमेंट एक्ट को पढ़ लिया है। 1781 ईस्वी का जो सेटलमेंट एक्ट है, इसका नाम संशोधनात्मक एक्ट और जुडिकेटर एक्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे सामने है, मैंने हेडिंग लगाई ऊपर 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो 1784 ईस्वी का जो पीट्स इंडिया एक्ट है, इसका जो शीर्षक है वो क्या था। शीर्षक के बारे में सबसे पहले अपने बात करेंगे। देखिए, शीर्षक में देखिए भारतीय क्षेत्र जिस पर कंपनी का अधिकार है उसको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया है उस प्रदेश को जहां पर कंपनी का अधिकार है। समझ आ रही बात। नेक्स्ट हम बात करें इस एक्ट का जो मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य था। उसके बाद हम बात करें कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया। के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसी को हम बोल सकते हैं नियंत्रण मंडल। क्या बोल सकते हैं? नियंत्रण मंडल की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है? 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई है। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन क्या हो गया भाई? लागू। द्वैध का मतलब होता है दोहरा। हम लिख सकते हैं दोहरा शासन। कैसे भाई? इसके पहले हम देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही एक संस्था है जो कंपनी के हिसाब से चल रही है, कंपनी की तरफ से बनाई गई है। और यहाँ नियंत्रण मंडल जो है ये ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया है जो कंपनी पर कंट्रोल करेगा। देखिए, तो दोहरा शासन का मतलब दो पार्टी का एक स्थान पर शासन, द्वैध शासन या दोहरा शासन। कौन कौन सी दो पार्टीज हैं भाई? देखेंगे अपने EIC की तरफ से कौन है भाई? निदेशक मंडल। कौन सा मंडल है? निदेशक मंडल। इसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। और यहां पर मैंने लिखा है नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं।
यहां तक आपको समझ आएगा। ये दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज एक स्थान पर शासन कर रही हैं, तो वो कैसा शासन है, दोहरा शासन या द्वैत शासन। अब देखिए इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई भाई, 3 कर दी गई। तो ये बात थी किसके बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जिसके तहत आपके सामने लिखा हुआ है कौन कौन से प्रावधान थे। इसका जो शीर्षक है ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, मतलब जहां कंपनी ने अधिकार कर रखा है उसको क्या घोषित कर दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और दूसरी बात, मूल उद्देश्य क्या है, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। किसके द्वारा भाई, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही है। अब देखिए अपने थोड़ा सा देखेंगे, जो निदेशक मंडल है ये किसको देखता है, व्यापारिक मामलों को। ये व्यापारिक मामलों को देखेगा। और जो नियंत्रण मंडल है ये किसको देखेगा भाई, राजनीतिक मामलों को। राजनीतिक मामलों के क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ द्वैत शासन हो गया, दोहरा शासन हो गया। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हमारे सामने चार्टर एक्ट है एक। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, 1793 ईस्वी। इसके तहत देखिए क्या हुआ, के तहत नियंत्रण मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। पहले ये जो वेतन था नियंत्रण मंडल के सदस्यों का, ये ब्रिटिश राजकोष से, राजस्व से दिया जाता था। लेकिन कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी के तहत ये जो वेतन है, ये वेतन कहाँ से देना शुरू कर दिया गया, भारतीय राजस्व से या राजकोष से। चलिए फिर अपने बात करें नेक्स्ट चार्टर जो एक्ट है वो कौन सा है हमारे सामने, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पर आपको 2 प्रावधान देखने को मिलेंगे। एक तो है व्यापार में चाहे वह चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
मतलब चाय पत्ती का व्यापार, और चीन के साथ, चीनी नहीं यहां पर क्या है, चीन, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब है एक का अधिकार, मतलब व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी का नहीं रहेगा। इस बात को समाप्त करेंगे यहां पर, व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, यहां देखो, मतलब जो कंपनी है वो एक तो चीन के साथ व्यापार करती रहेगी, अकेली करेगी, और जो चाय का व्यापार है भारत में वो भी कंपनी अकेली करेगी, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा, कर दिया गया। ठीक है, मतलब इनको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र के अंदर जो एकाधिकार है मतलब वो समाप्त कर दिया, मतलब कंपनी का अकेले का अधिकार नहीं है, और लोग भी कर सकते हैं, कर दिया गया। तथा कुछ शर्तें रखकर या कुछ शर्तों के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों हेतु, सभी ब्रिटिश नागरिकों हेतु व्यापार का मार्ग खोल दिया। समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो केवल किस में रहेगा, चाय के व्यापार में और चीन के साथ व्यापार में। बाकी क्षेत्रों में ब्रिटिश क्षेत्र से आने वाले व्यापारी व्यापार कर सकते हैं, उनके लिए भी मार्ग खोल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, अनुमति दे दी गई। समझ आया आप सभी को यहां तक? तो ये था एक्ट कौन सा, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का। व्यापार में इसमें 13 वाले में कहा गया कंपनी को कि सिर्फ 13 ही अधिकार थोड़ी है, हाँ अधिकार रख ले किसके अंदर, चाय के अंदर और चीन के साथ व्यापार में। बाकी में ब्रिटिश नागरिक और हैं जो मतलब कंपनी के अंदर नहीं आते हैं, कंपनी के सदस्य नहीं हैं, वो भी यहाँ व्यापार करेंगे भाई, सीधी सी बात है। और दूसरा क्या है हमारे सामने, ईसाई मिशनरियों को, मिशनरी होता है वो समूह या दल जो धार्मिक प्रचार करते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। कौन सा है, 1833 ईस्वी। इसमें क्या होगा भाई, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के तहत भाई, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत बना दिया गया। अब देखिए, अब ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद, ये जो कार्यकारी परिषद है ये अब संपूर्ण भारत हेतु, किसके लिए, संपूर्ण भारत के लिए पूरे भारत के लिए
कानून बना सकती हैं, पूरे भारत के लिए क्या कर सकती है भी, कानून बना सकती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य कौन सा है, वो विधि सदस्य। पद का नाम क्या है, विधि सदस्य जोड़ा गया। और यहां पर विधि सदस्य बना कौन भी, वो देखेंगे अपने, लॉर्ड मैकाले। कौन बना भाई, लॉर्ड मैकाले बना। अब लॉर्ड मैकाले से जुड़ा हुआ एक दो प्रश्न और बनते हैं, देखते हैं। एक सन आता है 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी में क्या हुआ भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। किसने की है, लॉर्ड मैकाले ने। और हुई कब है, 1834 में। अब 1834, लास्ट वाले 34 को पलट के लिखूंगा मैं, देखते हैं। 1843 ईस्वी में क्या हुआ भाई, दास प्रथा पर प्रतिबंध। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंदा कौन है, लॉर्ड मैकाले है। चलिए फिर हम बात करें इस एक्ट में क्या हुआ, इस चार्टर एक्ट में के तहत किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नहीं किया जाएगा। कौन से चार्टर एक्ट में कही गई ये बात, चार्टर एक्ट 1833। देखो भारतीय संविधान में ये भेदभाव वाली बातें जो अलग आर्टिकल में, ये संविधान बनने से पहले की बातें मैं कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया या ऐसा नियम लागू किया, किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पेज आपको समझ आया होगा। और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं भाई, हमारे सामने चार्टर एक्ट है 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या होगा, ये लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या क्या है इसमें देखते हैं, अपने चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, भारत में विधानमंडल की स्थापना। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, भारत में विधानमंडल की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट, पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने का मौका मिला। भाग लेने का मौका मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे सिविल सर्विस में
चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम भारतीय जो सिविल सर्वेंट बने वो कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये बातें किसके अंदर है भाई? चार्टर एक्ट 1853 के अंदर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, हमारे सामने एक एक्ट आएगा और जो 1858 ईस्वी का एक्ट है। कौन से ईस्वी का एक्ट है? 1858 ईस्वी का एक्ट है। और 1858 की बात करूं तो इससे पहले आपके ध्यान में होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई है, जिसके अंदर जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे भारत से, और इसीलिए जो अंग्रेज़ हैं वो एक अच्छा कानून लेकर आने वाले हैं जिसके अंदर लुभावने ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या दो प्रधानमंत्रियों के नाम लिखूंगा मैं। एक का नाम है पामस्टन और दूसरे का नाम है लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी। चलिए अब प्रस्तुत और पारित क्या भाई? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, और इस अधिनियम को क्या बोला जाता है? एक्ट फॉर द बेटर एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक अच्छा एक्ट हम लेकर आए हैं, उसके अंदर बहुत सारे लुभावने ऑफर आपको मिलने वाले हैं। इस एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया। अब देखिए ऊपर वाले नाम मैंने क्यों लिखे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये अधिनियम 1858 प्रस्तुत किया गया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था भाई? पामस्टन। और इनको क्या देना पड़ गया? इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देना पड़ा तो जिस समय ये पारित हुआ उस समय कौन था भाई? लॉर्ड डर्बी। या लागू हुआ उस समय कौन था? लॉर्ड डर्बी था। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया? नियंत्रण मंडल को समाप्त, तो दोहरा शासन समाप्त। अब हम यहां समझेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज हैं उनको पता चल गया कि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और इसीलिए कुछ ऐसा एक्ट लाया जाए जो कि उग्र हुए भारतीय लोगों को शांत कर दे, है ना। तो इसीलिए इस प्रकार का ये एक्ट लेकर आए, और इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हाँ जी, अपने बात कर रहे थे कि जो अंग्रेज लोग हैं वो चाहते हैं कि जो भारतीय लोग उग्र हो चुके हैं उनको हम शांत कर लें, है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसा अधिनियम लेके जिसके अंदर लुभावने ऑफर थे। अब यहाँ हम देखें कि नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया तो दोहरा शासन क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए,
लंदन में, कहाँ पर? लंदन में भारत की गृह सरकार का गठन किया गया। गठन किया गया। इस गृह सरकार में एक क्या होगा भाई? सचिव प्लस सहायता हेतु 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद बना दिया। कौन सा पद बना दिया भाई? वायसराय का पद बना दिया। किसके पद को? गवर्नर जनरल के पद को। चलिए नेक्स्ट हम देखें, इसी के तहत 5 बड़े आश्वासन, पांच बड़े आश्वासन दिए गए। 5 बड़े आश्वासन कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब इसी एक्ट के तहत 5 बड़े आश्वासन थे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर देंगे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को क्या कर दिया जाएगा भाई? समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें, तीन बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और ये विश्वविद्यालय कहाँ होंगे? देखिए, एक होगा मद्रास में, एक होगा बंबई में, और एक कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। 3 बड़े विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। चलिए 2 नंबर पॉइंट क्या है? शिक्षित भारतीयों का शासन व्यवस्था में सहयोग लेंगे। ये 3 नंबर पॉइंट है भाई, सॉरी 3 नंबर, सहयोग लेंगे। चलिए 4 नंबर देखें। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 1857 ईस्वी के दौरान पकड़े गए लोगों को रिहा कर देंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 4 नंबर पॉइंट हो गया ना। हाँ, उसके बाद हम बात करें 5 नंबर पॉइंट। अंग्रेज अब
भारत के किसी भी हिस्से पर, भारत के किसी भी हिस्से पर अधिकार नहीं करेंगे, अधिकार नहीं करेंगे। ये 5 बड़े आश्वासन दिए गए कौन से एक्ट के तहत, वो आपके सामने लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1858, या इसको बोलते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल करण सर PLB पर। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप 9664401274 पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, भी ध्यान रखना, जीडी के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए, कब का है ये? 1876 ईस्वी के तहत महारानी विक्टोरिया ने, किसने? महारानी विक्टोरिया ने 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब भारत की शासिका कौन भाई? महारानी विक्टोरिया। कब घोषणा हुई? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ये घोषणा की गई। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे सामने अधिनियम 1909 ईस्वी। इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है भाई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले मिंटो नाम कैसे पड़ा? देखिए यहां पर जब ये अधिनियम बना उस समय मैं बात करूं भारत का सचिव और वायसराय। सचिव का नाम क्या है भाई? मार्ले। और जो वायसराय है उसका नाम क्या है? मिंटो। इसीलिए इस अधिनियम का नाम क्या पड़ गया? मार्ले मिंटो अधिनियम। चलिए, इसका मूल उद्देश्य देखें। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाना। और इसको दबाने के लिए क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। समझ आई बात? अब यह है क्या? इसमें लोगों को बांट दिया, जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया गया पहली बार।
कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम 1909 के तहत। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन में कैसे, इसमें 3 भाग बना दिए। एक है सामान्य वर्ग, मतलब लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट दिया गया, सामान्य वर्ग। मुस्लिम वर्ग और तीसरा है विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग। ये जो हिंदू मुसलमानों वाले जो खेल हैं ये अंग्रेजों ने यहाँ से शुरू कर दी और सबके अंदर भेदभाव पैदा कर दिया। चलिए अब देखो ये लागू करने के बाद ये लोग कितने खुश हुए, यहाँ आपने देखेंगे। चलिए जो मिंटो है, मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को। किसको कहा जाता है भाई? मिंटो को। अब देखिए मिंटो ने, किसने? मिंटो ने किसको? मार्ले को क्या लिखा भाई? पत्र लिखा। पत्र लिखकर कहा हम ऐसे बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। और वास्तव में ऐसा ही हो रहा है आजकल, जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, मतलब नफरत फैला दी इन्होंने, बहुत कड़वी होगी। इस पर के एम मुंशी ने कहा है कुछ, देखें अपने, देखिए के एम मुंशी ने कहा क्या कहा है? उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है। हत्या कर दी गई है। और लास्ट में नोट लगा के लिखेंगे नोट। अधिनियम 1909 अधिनियम 1909 ईस्वी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को चरितार्थ करता है। अर्थात अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति को उजागर करता है। कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1909। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9664401274 पर संपर्क कर सकते हैं।